नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एबीजी एनालिसिस। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में एबीजी एनालिसिस के बारे में। एबीजी एनालिसिस होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसका जो भी रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है, पढ़ा जाता है, ये एबीजी एनालिसिस में कितने चीज़ें को पढ़ना रहता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी का फुल फॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैस। इसका नाम आर्टेरियल ब्लड गैस है, मतलब कि इसमें जो एबीजी है इसमें से जो ब्लड निकाला जाता है पेशेंट से, उसके आर्टरी से लिया जाता है। ये जो पेशेंट का ब्लड लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? आर्टरी से, इसलिए इसका नाम है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। यदि वेन से लेते तो उसको वीबीजी बोलते हैं, वेनस ब्लड गैस। इसको याद रखिएगा। ये जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है कुछ कंडीशन में लिया जाता है, जैसे कि पेशेंट का लंग्स का में गैस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, उस कंडीशन को देखने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एसिड बेस के बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसको याद रखिएगा, क्यों किया जाता है? तो एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू। कुछ लिख लीजिएगा यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू के बारे में। नॉर्मल वैल्यू पहले जानेंगे ब्लड का पीएच कितना होता है, फिर ब्लड में PCO2 कितना होता है, फिर ऑक्सीजन कितना होता है, और बाइकार्बोनेट HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट कितना होता है, ये सभी चीज़ें को जानेंगे। ब्लड का जो पीएच होता है वो बोल सकते हैं हम लोग कि 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। PCO2 की बात करें तो 35 टू 45। ऑक्सीजन लेवल 80 से 100 होता है। ये होता है 22 ले 28, कहीं कहीं 26 और कहीं कहीं 28 भी होता है। 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। HCO3 ये नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग को जब नॉर्मल वैल्यू याद रहेगा तभी एसिड बेस बैलेंस को हम लोग अच्छे तरीक़े से बना पाएंगे। एसिड बेस बैलेंस में बात करें हम, यदि यहाँ पर बीच में क्या चीज़ रहेगी, इस बीच को मान लेंगे 7.40 यानी कि 7.40। यदि ब्लड का पीएच 7.40 ले कम होगा तो उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे, और ब्लड का पीएच 7.40 ले ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कलाइन बोलेंगे। ये चीज़ें लिखवा भी देंगे, आप लोग को याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 के, तो जब हम लोग एबीजी एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसमें 4 चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। उसको लिखिएगा। पहला चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकेंड होगा इसी में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, उसके बाद एल्कलोसिस हो गया। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा सेकेंड मेटाबॉलिक से रिलेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस ये रिलेटेड रहेगा लंग्स से। किससे रिलेटेड रहेगा? लंग्स ले। और ये मेटाबॉलिक रिलेटेड टू किडनी होगा। किस होगा? किडनी। ये लंग्स वाला अफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को। किसको अफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जबकि किडनी वाला GIT सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसको आप लोग यहीं पर याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें होता है पीएच। देखो यहाँ पर अब हम लोग का एसिड बेस का चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पीएच यदि बढ़ेगा तो CO2 घटेगा,
ये एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन, पीएच यदि बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा। थर्ड कंडीशन, यदि पीएच घटेगा तो CO2 बढ़ेगा, और पीएच घटेगा तो HCO3 भी क्या होगा, घटेगा। ये सेकंड कंडीशन। अब देखो रेस्पिरेटरी ये जो है ये रिलेटेड रहेगा CO2 से, और मेटाबॉलिक रिलेटेड रहेगा HCO3 से। जो चीज़ें बता रहे उस चीज़ को आप लोग सिर्फ समझते रहिए, याद हो जाएगा। हम अभी तक पढ़े कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एसिड बेस बैलेंस है, उसमें 4 कंडीशन देखने के लिए मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस है ये रिलेटेड है लंग्स ले, और लंग्स ले बात करें कि ये किससे है तो CO2 से रिलेटेड है। किससे है, CO2 से। और मेटाबॉलिक रिलेटेड है किडनी से, किडनी के मतलब कि HCO3 से रिलेटेड है। जहाँ तक क्लियर। अब बात किए कि यदि पीएच इंक्रीज होगा तो CO2 घटेगा, बताएंगे कैसे होता है। और पीएच बढ़ेगा, वही चीज़ है, तो CO3 बढ़ेगा। मतलब बोल सकते हैं कि पीएच जो है किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HCO3 के, और इनडायरेक्टली किसका होता है तो CO2 के। इसको आप लोग याद रखिएगा कि पीएच यदि बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, पीएच के ये उल्टा होता है, ये भी आप लोग याद ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक तरीका काम आता है रोम। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी अपोजिट, ओ का मतलब अपोजिट, और एम का मतलब मेटाबॉलिक, ई का मतलब इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट कहने का मतलब कि यदि पीएच बढ़ेगा तो ये रेस्पिरेटरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और मेटाबॉलिक में क्या बात है यहाँ पर HCO3, यानी कि यदि मेटाबॉलिक वाला बोले कि HCO3 बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, और पीएच जब घटेगा तो HCO3 भी घटेगा, एक साथ चलेगा। पीएच यदि बढ़ा तो HCO3 भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि पीएच घटा तो HCO3 भी घटेगा। और इसमें बताएं रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब पीएच बढ़ा तो CO2 घटेगा, और पीएच घटा तो CO2 क्या होगा, बढ़ेगा। ये तरीका को बोलते हम लोग रोम टेक्निक, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन एक्स देते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को 3 कंडीशन बताएंगे, जिससे हम लोग ABG देखते हैं उसमें 3 कंडीशन देखने को मिलता है। एक देखने के लिए मिलता है फुली कंपनसेट, फुली कंपनसेट। सेकंड देखने को मिलता है पार्शियल कंपनसेट, और थर्ड देखने के लिए मिलता है अनकंपनसेट। ये 3 तरीके हैं, इसको हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कोई भी ब्लड है जिसका पीएच मान लो कि 7.55 है, ठीक। CO2 के बात करें तो CO2 मान लो कि यहाँ पर हम लोग का 47 है, ठीक। और HCO3 कितना है तो HCO3 यहाँ पर 18 है। HCO3 कितना है, 18 है। अभी ये बताओ कि क्या चीज़ है, रेस्पिरेटरी है कि किससे रिलेटेड है। तो देखेंगे कि पीएच तो बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। यदि पीएच बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये मान लो कि हम लिख दिए 30, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि कोई क्या एक का तो होना चाहिए। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या याद करेंगे, रोम टेक्निक। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना कि पीएच कितना है, नॉर्मल होता है 35 ले 45, पीएच है कितना 55, यानी कि इधर है 55 है,
तो ये pH कितना है 55 है, मतलब कि ये तो एल्कलोसिस है। अब देखेंगे कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। pH 55 है, 45 ले ज़्यादा है तो एल्कलोसिस है। उसके बाद देखेंगे रूम में रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। CO2 कितना है, CO2 नॉर्मल होता है 35 ले 45 है कितना 47, मतलब कि ये है तो ये फेल हो गया, ये नहीं होगा। HCO3 कितना है होता है 22 ले 28 है कितना 30 है, तो ये होगा, मतलब कि ये है मेटाबॉलिक। HCO3 रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक से, तो लिखेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब देखेंगे कि कंपनसेट है कि पार्शियल कंपनसेट है या फिर अनकंपनसेट है। इसको देखने के लिए तीन चीज़ काम में लिया जाता है। पहले किसका ये बीमारी किस में हो रहा है, तो HCO3 के। तो ये देखेंगे कि ये जो है CO2 ये अपना नॉर्मल रेंज में है या फिर नहीं है। तो CO2 जो है 35 ले 45 होना चाहिए, लेकिन है कितना 47, मतलब कि नॉर्मल रेंज से तो ये बाहर आ गया है, लेकिन ब्लड pH को क्या अपने रेंज में ला पाया नॉर्मल में, तो नहीं। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि इसको ले आ देना चाहिए, एग्जांपल देकर समझाएंगे अभी। नॉर्मल में क्या होता है कि इसको ले आ देना चाहिए, नहीं लाया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आगे तो निकला लेकिन ला नहीं पाया, इसलिए इसको बोलेंगे पार्शियल कंपनसेट। पार्शियल कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से आप लोग याद रखिएगा, और उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देंगे, आप लोग कमेंट में उसका बताइएगा आंसर। एग्जाम्पल क्या चीज़ है कि देखो, मान लो कि 2 दोस्त है, ठीक, दोनों दोस्त आपस में कोई दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। मान लो कि ये जो HCO3 है इस पर कोई मुसीबत आया, HCO3 पर क्या आया, कोई भी मुसीबत है, झगड़ा किया ये, तो ये जो CO2 है इसका नॉर्मल रेंज है 35 ले 45, और ये यदि इस दोस्त के मदद करने के लिए अपने नॉर्मल रेंज से बाहर निकलता है, नॉर्मल रेंज से बाहर, हो सकता है कि 35 ले कम भी हो जाए ये भी चलेगा, और 45 ले ज़्यादा हो जाए ये भी चलेगा, लेकिन कब, यदि प्रॉब्लम तो HCO3 का है ना, तो यदि HCO3 का प्रॉब्लम है और ये 35 और 45 के रेंज से बाहर हट जाता है, फर्स्ट कंडीशन ही होना चाहिए। और सेकंड कि क्या रेंज से बाहर हटा तो pH को नॉर्मल रेंज में ला पाया कि नहीं। यदि 35 और 45 ये दोनों इसका वैल्यू है तो हो गया 47, मतलब कि ये नॉर्मल रेंज से बाहर निकल के इस दोस्त के हेल्प करने के लिए आया, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या pH को नॉर्मल रेंज में ला पाया, 35 ले 45 है तो ला पाया तो नहीं, 55 है तो नहीं ला पाया, इसलिए बाहर निकला लेकिन ला नहीं पाया, तो इसको बोलेंगे पार्शियल कंपनसेट। यदि बाहर निकल गया और यहाँ पर pH हो जाता मान लो कि 41, तो इसको बोलते फुली कंपनसेट, समझ रहे हो। और अनकंपनसेट कब बोलेंगे, जब ये CO2 रह जाएगा कितना, CO2 रह जाएगा मान लो कि 38, तो ये तो घर से बाहर ही नहीं निकला इसका मदद करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंपनसेट। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल लिखिएगा कि ब्लड का pH है कितना 7.28, ठीक। CO2 कितना है, तो CO2 है 55, और HCO3 कितना है, तो HCO3 है 27। अब इस कंडीशन को आप लोग बताओ कि क्या चीज़ है, इसको बनाओ कंपनसेट अनकंपनसेट, सभी चीज़ों को बनाना है। तो पहले देखेंगे pH नॉर्मल कितना होता है 35 ले 7.35 ले 45, कम है, मतलब कि ये किसका है बीमारी, पहले लिखेंगे एसिडोसिस का बीमारी है। अब देखेंगे कि एक क्या चीज़ है, रोम टेक्निक से रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। pH घट रहा है तो किसको बढ़ना चाहिए, CO2 को बढ़ना चाहिए, तो ये किसका है CO2 का, और ये तो नॉर्मल है। HCO3 22 ले 28 होता है तो 27 है तो नॉर्मल है, तो ये किसका है, एसिडोसिस किसका है, ये तो रेस्पिरेटरी का है, रेस्पिरेटरी क्यों, CO2 रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। अब हम लोग जानेंगे कि कंपनसेट है कि अनकंपनसेट है। उसको जानने के लिए क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पर लिख लेना पहले कि 7.35 ले
7.45 pH होता है। और उसके बाद CO2 होता है नर्म ऐसे ही 35 ले 45 और ये होता है 22 ले 28। ये है pH, ये है CO2 और ये है HCO3। प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम है CO2 का। पहले ये देखेंगे प्रॉब्लम CO2 का है, तो CO2 का प्रॉब्लम है तो हेल्प करने कौन जाएगा? HCO3 जाएगा। HCO3 का वैल्यू है अभी इस मान में कितने है? 27 है। तो 27 है तो क्या आपने ये घर से बाहर निकला इसका मदद करने के लिए? अपने रेंज से बाहर निकला तो नहीं निकला। तो ये तो नहीं निकला मतलब कि ये डायरेक्ट बोल देंगे क्या चीज़ है? अनकम्पनसेट है। तो लिख देंगे अनकम्पनसेट क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल रेंज से बाहर ही नहीं निकला। और मान लो कि नॉर्मल रेंज से बाहर निकल जाता, इसका वैल्यू यहाँ पर 27 ना देकर 30 होता। तो ये बाहर निकला लेकिन क्या हुआ? इसको नॉर्मल रेंज में नहीं ले पाया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल कंपनसेट बोलेंगे। और बाहर निकला और ये मान लो कि अब ये वैल्यू रह गया 7 पॉइंट, यहाँ पर दे दिया 7 पॉइंट दे दिया तुम्हारा 35। तो ये क्या हो जाएगा? फुली कंपनसेट हो गया। ये भी निकल गया बाहर और ये नॉर्मल वैल्यू भी आ गया, तो ये हो जाएगा फुली कंपनसेट। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एसिड बेस बैलेंस ले उतना ही आएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि जब एबीजी एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है एलन टेस्ट। पहले इसका प्रोसीजर में लिखेगा प्रोसीजर में जो ब्लड लेते हैं हम लोग, ब्लड वे लेते हैं आर्टरी से, जिस आर्टरी का नाम होता है रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन होता है रेडियल आर्टरी। उसके बाद होता है फीमोरल आर्टरी, ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें टेस्ट किया जाता है एलन टेस्ट, याद रखिएगा एलन टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एलन टेस्ट क्यों करते हैं? तो पोटेंसी चेक करते हैं अल्नर आर्टरी का, पोटेंसी चेक करते हैं अल्नर आर्टरी का। अब ये किया कैसे जाता है इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो मान लो कि ये मेरा ये हाथ हो गया, ये है अल्नर आर्टरी, इस साइड का जो है इसको बोलते हैं अल्नर आर्टरी, और ये है रेडियल आर्टरी। इसको कस के ऐसे चापेंगे और ऐसे ऐसे 2 बार मुट्ठी बंद करके खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा वाइट हो जाएगा। और एक साइड का अल्नर आर्टरी जो इधर का है इसको छोड़ेंगे तो इधर पूरा क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन जाएगा तो पूरा रेडनेस हो जाएगा। इससे पता ये चलेगा कि अल्नर आर्टरी काम कर रहे हैं। यदि किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का ऐसे कर रहे हैं और उसका पूरा सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, मतलब कि उसका अल्नर आर्टरी डैमेज है। और अल्नर आर्टरी डैमेज है और रेडियल आर्टरी से हम ब्लड लेंगे, हो सकता है कि कोई भी कारणवश रेडियल आर्टरी भी डैमेज हो जाए तो उस पेशेंट का ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखने के लिए मिलेगा नेक्रोसिस हो जाएगा, जो कि हाथ बोल सकते हैं हम लोग खराब भी हो सकता है, जिसके वजह से नहीं करेंगे। इसलिए चेक किया जाता है एलन टेस्ट के द्वारा, पोटेंसी चेक करते हैं अल्नर आर्टरी का। ये है हम लोग का एबीजी से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।